आज हम चर्चा करेंगे हाथ में जैसे कुंडली के 12 भाव होते हैं, उन 12 भावों को हथेली में कैसे देखा जाता है। बड़ा इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग एस्ट्रोपामिस्ट्री करना चाहते हैं, उनके लिए लाल किताब वरदान के रूप में है। अगर कोई डेप्थफुली स्टडी करके रिसर्च करता है तो हथेली के माध्यम से बहुत सारी चीजों का पता लग जाता है, जो कि किसी भी पामिस्ट्री की पुस्तक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। पामिस्ट्री में 90% जो बुक्स हैं वो कीरोमेंसी बुक्स हैं। यानी जो एक कीरो ने बुक लिखी थी हस्तरेखा के ऊपर, मोर देन 90% बुक्स उसी की डुप्लीकेट कॉपी समझ लो जो हिंदुस्तान में। केवल 8 से 10% ऑथर हैं जो अलग हटकर के प्रयास करते हैं। कीरोमेंसी के कुछ सूत्र फेल हो जाते हैं और यही कारण है पामिस्ट्री सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला सब्जेक्ट है, परंतु पामिस्ट सबसे कम बनते हैं। वे 90% लोग अपनी लाइफ में कभी ना कभी पामिस्ट्री एक बार पढ़ने का प्रयास करते हैं और जवानी के दिनों में तो अक्सर ऐसा होता है। हम अपनी हथेलियों में अक्सर देखते हैं, जिनका ज्योतिष में इंटरेस्ट नहीं है वो भी हथेलियों की तरफ देखता है। जब भी किस्मत की बात होती है तो हथेलियों की तरफ देखता है। यानी कि हमारे मस्तिष्क में एक बात बैठ गई है कि कुछ यहाँ पर जरूर छपा हुआ है, जिसको हमने रिवील करना है। तो पामिस्ट्री सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, उसके बावजूद समझी नहीं जाती। कारण यही है कि 90% बुक्स में जो लिखा है वो इंडियन भारतीय जनमानस के लिए बहुत सटीक नहीं बैठता, इसलिए मामला गड़बड़ा जाता है। अगर आप लाल किताब की पामिस्ट्री को भी साथ में लेकर के चलेंगे तो बहुत ही अच्छी धार आपको मिल जाएगी नॉलेज की। उसके माध्यम से फिर आप जो भी आगे बढ़ेंगे, जो भी किसी को बताएंगे, उसमें आपको सटीकता देखने को मिलेगी। जैसे आप लोगों ने वैदिक ज्योतिष पढ़ लिया है और हाथ में भी वो चीजें समझ में आने लग जाएंगी तो आप फटाफट चीजों को पकड़ने लग जाएंगे, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ये मेरा कहना है। आपको मैं बताता हूँ हाथ में किस प्रकार से चीजें देखी जाएंगी। मैं आपके सामने हाथ की स्क्रीन हाथ लेकर के आ रहा हूँ। आप उसको बड़े ध्यानपूर्वक और आराम से बैठ के चर्चा करेंगे, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। दिमाग में बिठा लेना है, बस जोर नहीं लगाना, दिमाग में चुपचाप घुसा लेना है। आपको स्क्रीन के ऊपर ये दिखाई दे रहा होगा पिक्चर, पर ये पिक्चर पूरी तरीके से ठीक नहीं है, कहीं फोटो खींच के मत रख लेना सिर्फ, और फिर बाद में कहो कि ये दिक्कत है, क्योंकि ये किसी पुस्तक से ली गई है। सिर्फ हाथ के लिए मैंने फोटो रखी है, पर जैसा मैं समझा रहा हूँ वैसा आपने हथेली में उंगलियों के नीचे से लेकर के मणिबद्ध तक, जो ये हमारा नीचे जो रस्सीदार जो लाइन होती है लास्ट के अंदर, जिससे हम उम्र नापते हैं, इसे मणिबद्ध कहा जाता है। कलाई के जी शुरुआत के अंदर सभी के हाथों में होती है, सभी के हाथों में। किसी के एक होती है, किसी के दो होती है, किसी के तीन होती है। एक मणिबद्ध रेखा 30 साल की उम्र को दिखाती है। तो तीन अगर मणिबद्ध रेखाएं बनती हैं तो 90 साल की आयु उसकी कम से कम होती है। खैर मैंने ये बताने के लिए नहीं बता रहा, मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूँ कि मणिबद्ध तक ये 12 भाव हैं। तो पहला भाव कहाँ पर है? कुंडली का पहला भाव है
सूर्य की उंगली के नीचे, रिंग फिंगर के नीचे, जहां पर सूर्य ग्रह विद्यमान है। और उसका लॉजिक ये है कि पहले भाव में जाकर के सूर्य उच्च का है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ दिखाई देगी अगर, यानी कि रिंग फिंगर के नीचे, अकॉर्डिंग टू द पामिस्ट्री फिलॉसफी, कुछ भी गड़बड़ रेखाएं दिखाई दे, गलत चिन्ह दिखाई दे, टूट फूट दिखाई दे, तो लाल किताब की थ्योरी कहती है कि पहले भाव में गड़बड़ है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर यहाँ पर टूटी फूटी रेखा बनी हो, 2 या 3 रेखाएं बनी हो, सूर्य रेखाएं 2 या 3 रेखाएं बनी हो, टूटी फूटी हो, सूर्य रेखा पे क्रॉस हो या नहीं बनी हो, कोई गोला बना हो, कोई निशान बना हो, कोई इधर दाएं बाएं से आके रेखा आकर के काट रही हो सूर्य रेखा को, ये सब दोष है। तो लाल किताब की थ्योरी कहती है ये पहले भाव को डेंट मारने वाला है। पहला भाव पीड़ित समझना। अब आपको मैं ज्योतिष की भाषा भी समझा रहा हूँ, पामिस्ट्री की भाषा भी समझा रहा हूँ कि पामिस्ट्री उसको किस प्रकार से देखती है। तो पहले भाव में दोष समझना। पहले भाव से हम क्या क्या चीजें देखते हैं वो आप सभी को मालूम है, बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। हम अपना स्वभाव देखते हैं, हम अपना शरीर देखते हैं, हम आत्मा देखते हैं, हम तरक्की उन्नति देखते हैं, जीवन में व्यक्ति की सोच देखते हैं। मैं ये भी करवाऊंगा लाल किताब पहले भाव के बारे में क्या कहती है, वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आज बताऊं। इसी प्रकार से जो आपकी ये वाली उंगली है, बृहस्पति की उंगली, इंडेक्स फिंगर, इसके नीचे आपका दूसरा भाव है, यानी इस क्षेत्र में जो भी गड़बड़ियां होंगी वो आपके धन भाव को, वाणी भाव को, कुटुंब भाव को परेशानी में डालने वाली। ये जितना उम्दा होगा, ये जितना अच्छा होगा, उतना ही सेकंड हाउस के अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अगर आप बहुत डीप में स्टडी करना चाहते हो पामिस्ट्री की, तो हमारी जो ऐप है एस्ट्रो पाठशाला, वहां पर मेरे द्वारा पढ़ाया गया कोर्स पामिस्ट्री का अवेलेबल है। बहुत कम प्राइस पे आप वहां जाके उसे परचेज भी कर सकते हो। तो डिटेलिंग काफी बड़ी है उसमें, और भी जाके डिटेल पता लग जाएगा। ये सेकंड हाउस के बारे में था। अब थर्ड हाउस में आ जाइए। आपने अंगूठा देखना, ये अंगूठा और ये आपकी लाइफ लाइन, नहीं सॉरी, आपकी ये, हाँ लाइफ लाइन जहां से निकल रही है अंगूठा, इसके नीचे मंगल, जहां से निम्न मंगल से नीचे का जो क्षेत्र है, इसमें निम्न मंगल भी इंक्लूड है, और उससे नीचे तक का क्षेत्र आप चित्र में देख रहे होंगे ना, जहाँ पे नंबर 3 लिखा हुआ है, नंबर 3, ये ये देखिए मैं कर्सर को लेकर के आ रहा हूँ, ये नंबर 3 है। ये हमारे तीसरे भाव को रिप्रेजेंट करता है। अब इस चित्र में चौथा भाव गायब है, वो बड़े ध्यान से समझना चौथा भाव कहाँ पर है। ये चौथा भाव, ये जहां पर 8 लिखा है वो 8 वहां पे नहीं करना, मैं बताऊंगा। जहां पे 8 लिखा है एक्चुअली में वो चौथा भाव है, यानी जो आपका चंद्रमा का क्षेत्र है, ये जो चंद्रमा का जो क्षेत्र है, ये खाना नंबर 4 है। और 8 नंबर वहां होता है जहां आपकी मस्तिष्क रेखा एंड होती है। मंगल के मैदान पर जहां पर भी मंगल की रेखा एंड होती है, वो ही आपका 8वां है। समझ गए? तो 5वें में जाएंगे। 5वां कहाँ है? 5वां जस्ट हार्ट लाइन से नीचे वाला, हृदय रेखा से नीचे, हृदय रेखा
जो पहले पहले बुद्ध की उंगली पे आ जाए, बुद्ध की उंगली के नीचे आपकी हार्ट लाइन है, हार्ट लाइन से और ब्रेन लाइन के बीच में, यहाँ इस चित्र में देखना, ये आपका पंचम भाव है। इससे डिसाइड होता है कि व्यक्ति कितना इंटेलिजेंस। इन दोनों का बैलेंस, हार्ट लाइन और आपकी ब्रेन लाइन, इन दोनों में एक इक्विलिब्रियम बैलेंस होना चाहिए, यानी कि दोनों के डिस्टेंस में बड़ा बैलेंस होना चाहिए। जितना ज्यादा बैलेंस होगा वो व्यक्ति मन और बुद्धि का बैलेंस करके चलेगा, मन और बुद्धि का बैलेंस करके चलेगा। हाँ रितु जी। सर जैसे कुछ लोगों की तो रेखाएं बहुत ज्यादा होती हैं हाथ में, और कुछ लोगों की बिल्कुल कम रेखाएं होती हैं, बहुत क्लियर हाथ होता है, तो उसमें फिर कैसे देखेंगे? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। दो तरह के हाथ होते हैं, जैसा कि रितु जी ने बताया। एक वो जिनके हाथ में रेखाएं ज्यादा होती हैं, एक वो जिनके हाथ में रेखाएं कम। अगर जिंदगी का सुख चाहिए, जिंदगी को मजे में आनंद में जीना है, तो रेखाएं कम होनी चाहिए। अगर रेखा और साथ में दुख कष्ट परेशानियां मानसिक कष्ट चाहिए, तो रेखाएं बहुत सारी चाहिए। यानी कि एक लाइन में बताऊं, पामिस्ट्री का सार, हाथ में सिर्फ 3.5 रेखाएं चाहिए। 3.5 से ज्यादा रेखा नहीं चाहिए। उससे ज्यादा रेखाएं सब परेशानी को ही इंडिकेट करती हैं। 3.5 में कौन कौन सी रेखा चाहिए हमें? जो मेन, सबसे पहले लाइफ लाइन, क्योंकि जीवन जीना है। जीवन बुद्धि पूर्ण होना चाहिए, यानी कि दिमाग से जीना है, यूनी की बे मतलब हम शुरू हो जाएं, तो ब्रेन लाइन होनी चाहिए। जीवन में करुणा होनी चाहिए, यानी इमोशंस जरूरी होनी चाहिए, और इमोशन बैलेंस्ड इमोशन होनी चाहिए, यानी कि तीसरी रेखा हार्ट लाइन। और एक रेखा जो आधी चाहिए वो है सूर्य रेखा, मान सम्मान की रेखा, साथ में वेल्थ की रेखा, ये आपकी सूर्य रेखा। पामिस्ट्री में बहुत ज्यादा भ्रम है कि जो भाग्य रेखा है वो धन देती है। भाग्य रेखा धन नहीं देती। भाग्य रेखा ये बताती है कि कैरियर में स्ट्रगल कितना कर रहे हो। भाग्य रेखा ये बताती है आपकी धन के बारे में सोच क्या है। अगर आप स्ट्रगल पूर्ण तरीके से धन कमा रहे हो, तो ये रेखा बड़ी गाड़ी सी मिलेगी, है उसके जरूर मिलेगी। अगर आप एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, तो आपकी भाग्य रेखा बहुत साफ, स्पष्ट और हल्की मिलेगी, परंतु टूटी फूटी नहीं हो। शर्त ये है। तो इसका मतलब व्यक्ति अपने कैरियर को एंजॉय कर रहा है। अक्सर लोगों की भाग्य रेखा टूटी हुई होती है, टूट फूट करके बनती है। ये सभी बातें कैरियर संबंधी चिंताओं को दिखाती हैं। ठीक है रितु जी, तो ज्यादा रेखाएं कोई अच्छी बात नहीं। या और बट कोई पूछना हमारे चाह हाथ रहे में थे? थोड़ी है, हमारे हाथ में थोड़ी है रेखा को कम करना और ज्यादा करना, ये तो। नहीं, क्वेश्चन क्या है मैं समझा ही नहीं। नहीं, मैं कह रही हूँ रेखा कम आना हाथों में या ज्यादा आना वो हमारे हाथ में नहीं है ना। नहीं, मैं तो कह ही नहीं रहा ये हमारे हाथ में। नहीं, मैं वैसे आपसे पूछ रही थी। हाँ, प्रारब्ध कर्म है आपके। कुछ हाँ जी। प्रारब्ध है और कुछ हमारे हाथ में। चलिए आगे ठीक। बढ़ते। चौथा भाव समझ गए हम, पंचम भाव समझ गए, छठा भाव बिल्कुल बीचों बीच, जहां पर कल मैंने राहु का स्थान बताया था, यानी कि ये आपके हार्ट लाइन से नीचे ब्रेन लाइन तक, ये जो छठा भाव तक, ये जो है ये बीच का भाव, ये छठा भाव है? और आपका सातवां भाव बुद्ध के नीचे है। ध्यान से समझना, बुद्ध के नीचे, ये जो सबसे छोटी उंगली ना,
इसीलिए जो नीचे यहाँ पर एक रेखा बनी होती है जिसे अक्षर विवाह रेखा कहा जाता है, अक्षर विवाह रेखा कहा जाता है, पर मैं इसे विवाह रेखा के रूप में कभी नहीं पढ़ाता हूं। इसीलिए लाल किताब ने सप्तम भाव का कारक बुध को लिया है शुक्र के साथ साथ। तो आप देखेंगे जहां पर शुक्र का मैदान है, शुक्र का चित्र अंगूठे के नीचे, वहां भी 7वां भाव माना है और बुध की उंगली के नीचे भी 7वां भाव माना है। अब ये बुध की उंगली, ये मत समझ लेना केवल विवाह करने के काम आएगी। ये वो उंगली है जो हमें बताती है कि हमारी व्यापार करने की शक्ति कितनी प्रबल है, हम कितने अच्छे से अपने काम को चला सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से हम अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी बुद्धि की शक्ति को ये उंगली बताती है, उसके नीचे का क्षेत्र हमें वो भी बताता है। डे टू डे इनकम जनरेट करने की शक्ति भी हमें यहीं से पता चलती है। 8वें को मैंने बता दिया आपको। नवम, जहां पे केतु का क्षेत्र मैंने बताया था, ये लाइफ लाइन के बिल्कुल नीचे, बड़े ध्यान से देखिए, लाइफ लाइन के नीचे की तरफ जहाँ पे मछली का सा चिन्ह बना होता है, अक्सर किसी का ट्रायंगल बना होता है, किसी के मछली का चिन्ह बना होता है, वही 9वां भाव है। और जिसके यहाँ से भाग्य रेखा निकले वही वास्तव में यहाँ से निकल करके शनि के क्षेत्र के, शनि के बिल्कुल मिड पॉइंट तक पहुंचे तो ही वो रेखा भाग्य रेखा कहलाने लायक होती है। बाकी जितनी भी भाग्य रेखाएं हम कहते हैं वो वास्तव में भाग्य रेखा कहलाने लायक होती ही नहीं। भाग्य का मतलब है स्मूथनेस इन लाइफ, लक फैक्टर। लीना जी बस अभी थोड़ी देर रुक जाओ, लिख लो अपने प्रश्न को। 10वां शनि के नीचे, दसम शनि, 10वां भाव शनि के नीचे, ये ही क्षेत्र है पामिस्ट्री में जो हमारी कर्म की कुशलता को दिखाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कर्म की कुशलता को, यानी कि हम अपने काम को कितने कुशलता पूर्वक करते हैं, हम अपने काम को टेक्निकली कितना अच्छे से करते हैं। टेक्निकली अच्छे से करने का मतलब क्या है, कम प्रयास में ज्यादा रिजल्ट लेकर के आते हैं। ये शनि का क्षेत्र डिसाइड करेगा। तो ये 10वां भाव है आपकी कुंडली का। 11वां भाव, ये मस्तिष्क रेखा के नीचे, मस्तिष्क रेखा के नीचे और एक बुध की रेखा होती है। आपके कईयों के होगा देखना, लाइफ लाइन से निकलेगी और बुध की उंगली यानी कि सबसे छोटी फिंगर तक एक रेखा निकल के जाएगी ऐसे टेढ़ी तिरछी। मेरे पास नहीं है इसलिए आपको नहीं दिखाई देगी, ऐसे जाएगी। उसके यहाँ पर उसके बीच का जो क्षेत्र है वो आपका 11वां भाव है, जो कि हमारे फायदे की प्रवृत्तियों को बताता है। जैसे एक आदमी कहता है भाई मुझे तो 1 रुपया कमा के भी तसल्ली है, दूसरा कहता है नहीं 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 1 रुपए में मेरा क्या होगा, मुझे तो 10 रुपए चाहिए। तो फायदे कमाने की प्रवृत्तियां यहीं से पता चलती है। 12वां भाव जस्ट उसके साथ में ही है, जहां 7वां है अंगूठे के नीचे, उसके नीचे जितना ये घिरा हुआ क्षेत्र है अंगूठे के नीचे, एक मंगल का एरिया छोड़ दो, बाकी सारा का सारा ये 12वां भाव, यानी कि भोग की प्रवृत्ति, चीजों को खर्च करने की प्रवृत्ति हमें यहीं से पता चलती है। क्लियर? अब मैं आप लोगों के पास आ रहा हूं। ये 12 भाव थे कुंडली के, कुंडली के 12 भाव। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो बताने का प्रयास किया है आपकी हथेली में कहां पर है। ठीक है, ये पामिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने वैदिक ज्योतिष पढ़ा है उनके लिए फिर पामिस्ट्री बहुत इजी हो जाएगी।
उनको दोबारा से ना कारक याद करने पड़ेंगे, ना और चीजें याद करनी पड़ेगी, ना ग्रहों के एट्रीब्यूट्स याद करने पड़ेंगे। नहीं तो जो लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनको यही सब चीजें रिपीटेडली सारी याद करनी ही पड़ती है, नहीं तो मजा नहीं आएगा, मतलब रिजल्ट नहीं लेके आ सकते। हाँ लीना जी बताइए, आप क्या क्वेश्चन था? मैं ये पूछ रही थी, जैसे आपने बताया 9th हाउस में और केतु के क्षेत्र से हमारी भाग्य रेखा निकलती है, तो बहुत उत्तम होती है। लेकिन अगर किसी की भाग्य रेखा थोड़ी लाइट है या 1-2 कट है, तो वो उसका स्ट्रगल दिखाती है? यस, यस। ओके, अनसर्टेनिटी इन द कैरियर, अनसर्टेनिटी इन द ओके, ब्रेन अबाउट द कैरियर। पहली बात तो ओके, भाग्य रेखा हमारे हाथ में से 32 स्थानों से निकलती है, 32 ओरिजिन पॉइंट है भाग्य रेखा के। इसलिए कहा कि उतनी डिटेल से तो नहीं करा पाऊंगा इस कोर्स में, तो फिर भी जी, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। हाँ, टूट फूट कटी फटी होगी, वो हमारी कैरियर संबंधी चिंताओं को इंडिकेट कर। हाँ आस्था जी। ठीक। सर आपने बताया था कि जो 8th नंबर जहाँ लिखा हुआ है उसे 8 नहीं मानिए 4th है वो, तो वो हाँ मून का हाँ, हाँ ये हो गया। चंद्रमा का जो क्षेत्र है ना, ये चौथा भाव है आपकी कुंडली का, 4th हाउस है, इसको ये मानना है। 8वां कहाँ है? जहाँ आपकी ब्रेन लाइन एंड होगी, अच्छा जहाँ ओके। आपकी ब्रेन लाइन, जो आपकी दिमागी रेखा है जो एंड हो रही है, उसके नीचे का जो क्षेत्र है वो कुंडली का 8वां भाव है। और उसका 8वां भाव का रेलेवेंस मतलब मैं समझाता हूँ, ऐसा ऐसी शक्तियां जिसे रूहानी शक्ति कहते हैं, इंट्यूशन पावर कहते हैं, रहस्यमयी शक्तियों के प्रति व्यक्ति का इंक्लिनेशन, जिसकी मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी होगी, वो भूतों के ऊपर भी रिसर्च करेगा तो बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट लेके जाएगा साइंटिफिक। वो कहेगा आई डिड नॉट बिलीव, मुझे कैमरा दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो, उसके बगैर मैं नहीं मानता। अगर ये रेखा नीचे की तरफ चली जाएगी तो व्यक्ति मान लेता है कि भाई हाँ होते हैं, मुझे नहीं मिल रहे बात अलग है, पर वो वैसे ही मान जाएगा। यानी कि वो शास्त्र में जाके देखेगा, पुस्तकों में जाके देखेगा कि राइटर्स ने भूतों के बारे में क्या लिखा है, वो उस लिखे को भी मान जाएगा। पर जिसकी ये सीधी होगी वो कहेगा मैं लिखे लिखे को नहीं मानता, मेरे तो जब तक मैं एहसास नहीं कर लूंगा ना इस चीज को, जब तक मैं नहीं। पॉइंट समझ रहे हो? तो ये दिखाता है कि आपका एंडिंग पॉइंट लास्ट में कर्व लिए हुए नीचे की तरफ, या बिल्कुल स्ट्रेट हथेली को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। बेशक हथेली पार ना करे, पर हथेली के बिल्कुल पार करता हुआ, तो ये दिखाता है। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा 90 के एंगल पे, ऐसे बिल्कुल होगा, तो साइंटिफिक सोच दिखाता है, फिर ये रिसर्च वाली सोच दिखाता है। अगर ये कर्व ले जाएगा तो अगला रिसर्च तो करेगा, पर वो मान लेगा कि अरविंद जी जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, श्याम सुंदर जी जो कहेंगे वो भी ठीक है, सुनील जी जो कहेंगे वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। संकलन कर लो सबका, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, फिर अपना लॉजिक लगा कि उन सबको इकट्ठा कर। पर खुद से कुछ नया एक्सपेरिमेंट वो करके शायद नहीं देखे, मतलब वो एक्सेप्ट कर लेता है दुनिया की किसी भी रहस्यमय चीज को। और जिनका सीधा होता है वो कहते हैं जब तक मैं फील नहीं करूंगा, जब तक मैं एक्सेप्ट भी नहीं करूंगा। तो आप ये चीज ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं इसको नहीं मानता, मैं उसको नहीं मानता, बस मस्तिष्क रेखा देख लिया करो बिल्कुल आर पार जा रही है क्या, समझ जाना कोई बात नहीं, इसका कसूर नहीं है, इसकी साइंटिफिक सोच है। ये नेगेटिव भी नहीं है, इसको ज्योतिष में नेगेटिव नहीं कहा जाता, अच्छा कहा जाता है। ये लोग ना पैसा लेते ना देते, हाँ, चक्कर में ज्यादा पड़ते नहीं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। और सर इसके साथ जो 5वां भाव है वो भी हमारा मिस हो गया क्योंकि वो क्वेश्चन आ गया था, तो 5वें भाव का रिलेवेंस क्या है? पंचम भाव हमारी प्रेम शक्ति है। पंचम भाव हमारी इस संसार में और इस संसार के अलावा भगवान में हमारे प्रेम शक्ति को दिखाता है।
सूत्र कहता है एक व्यक्ति जीवन में उतना ही किसी से प्रेम कर सकता है जितना कि उसे मिलता है, और हमें मिलेगा कितना, हाउ मच। ये हमारी कुंडली का 5वां भाव दिखाता है। अगर पंचम भाव गड़बड़ा जाए, 5वां भाव अच्छा ना हो, तो उसके जीवन में कितने भी लोग उनके जीवन में आ जाएं, उनका एक ही डायलॉग होता है कि बस सच्चा प्यार नहीं मिला, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। बस फिर वो वही था, पति पत्नी एक बार जा रहे थे, पार्क में घूम रहे थे, एक कुत्ता आ गया, कुत्ते काटने लगा। अब पति ने सोचा ये तो काटे बगैर मानेगा नहीं, पर उसने देखा ये तो वाइफ की तरफ जा रहा है। अब उसने बेचारे ने क्या करता क्या ना करता, उसने कुछ समझ में नहीं आया, उसने वाइफ को उठा लिया, ऐसे ऊपर उठा लिया। इसलिए उठा लिया कि कुत्ता ना काट ले इसको। उसने जब कुत्ता चला गया, उसने सोचा आज तो वाइफ बड़ा खुश होगी, पर वाइफ जल्लाई एकदम से और बोली ऐसे भी कोई करता है, दुनिया कुत्ते को पत्थर मारती है कुछ और मारती है, तूने कुत्ते पर मारने के लिए मुझे ही इस्तेमाल कर लिया। मतलब वो ये सोच रही थी कुत्ते को मारने के लिए मेरे को फेंकेगा ये कुत्ते के ऊपर है। तो फिर वो बेचारा यही कहेगा सब कुछ मिला, बस सच्चा प्यार नहीं मिला। कि मैं तो इसकी कदर कर रहा था और ये कुछ और ही समझ के बैठी हुई है। तो पंचम भाव में जिनके भी गड़बड़ हो जाती है, उनके साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही रहता है। दूसरा, एक लॉटरी लूटरी का मामला उनका गड़बड़ा जाता है, शेयर मार्केट का मामला गड़बड़ा जाता है, बहुत सारी चीजें। आस्था जी, मेरा जो एक वीडियो है पंचम भाव पर, यूट्यूब पर है, तो बहुत पुराना, क्योंकि अगर आप थोड़ा सर्च कर सको तो देखना। वो 5th हाउस पे मैंने बहुत लंबा बोला है, अप्रोक्सीमेटली 1 आवर, पंचम भाव पर ओनली, 5वें भाव पर 1 घंटे। एक बस लास्ट क्वेश्चन है। आपने कहा था कि जब ब्रेन लाइन और हार्ट लाइन जो है वो जितनी दूर होएगी तो वो ज्यादा बैलेंस होगा। तो अगर हमें कोई दूर नहीं, बैलेंस होनी चाहिए, दूरी बैलेंस होनी चाहिए। होता क्या, आप देखना, ये देखिएगा 3 जगहों से वो काउंट करना, 3 जगहों से क्या काउंट करना, मैं आपको बना के दिखाता हूँ ना, शायद नहीं समझ में आएगा नहीं तो। ये आपकी हार्ट लाइन है और ये आपकी ब्रेन लाइन है। पॉइंट ए मीन्स ओरिजिन, और ये एंड पॉइंट बी। हार्ट लाइन का ओरिजिन यहाँ पर है ए पॉइंट से, और एंड बी जो कि जुपिटर है, बृहस्पति, आप समझ रहे होंगे। अब आपने क्या चेक करना होता अपने हाथ में, बिल्कुल बीच में से देखिए, एक इस पॉइंट से हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन के बीच में कितना डिफरेंस है। एक यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन में कितना डिफरेंस है। अब यहां से देखना है आपने, थर्ड, ये जहां पर आपकी एंड हो रही है, उनके बीच में कितनी दूरी है। अब आप देख रहे हैं ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये लगभग बराबर है, परंतु ये डिस्टेंस बड़ा डिस्टेंस। तो फिलॉसफी कहती है कि ये सब बराबर बराबर होना चाहिए, कम से कम अगर ज्यादा ना हो तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस लगभग इक्वल। लोगों के होता क्या है, लोगों के ऐसे बने होते हैं, ये आपकी पॉइंट ए पॉइंट बी, पॉइंट ए पॉइंट बी। अब लोगों के अक्सर ये बना होता है। अब इसका क्या, आप देखिए मिड में देखिए, आप यहाँ पर गैप देखिए, हार्ट लाइन का और ब्रेन लाइन का गैप कम है, परंतु यहाँ पर ज्यादा है। इसे कहते हैं ये गड़बड़ है। अब इसका मतलब क्या होता है,
इसका मतलब होता है मन दिमाग पर हावी है, मन दिमाग पर हावी है। ऐसा नहीं कि वो इंटेलिजेंट तो है, पर मन ज्यादा प्रभाव डालता है। इंटेलिजेंस का इस्तेमाल वो बहुत अच्छे ढंग से नहीं कर पाता इंटेलिजेंट होते हुए भी। अब कुछ लोगों के साथ और भी समस्या है, ये रेखा होती ही नहीं, सीधी जाकर के मर्ज कर जाती है हार्ट लाइन। ये रेखा आई पर और यही ब्रेन रेखा क्वेश्चन जाती है और ऐसे मर्ज कर जाती है, मर्जी कर जाती है उसके अंदर ब्रेन लाइन। एक ही लाइन में, मतलब हाँ, एक ही लाइन। I've कई seen बार it's a one हाँ, line कई बार only है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देखने में लगेगा कि ये हार्ट लाइन ही है, सिर्फ ब्रेन लाइन है ही नहीं बंदे के पास, पर वो होती है, गैप बना होता है सिर्फ ऐसे लाइफ लाइन से। तो देखने में लगता है यार ये शायद पता नहीं है कि नहीं है, पर होती है। ठीक है, ये लाइफ लाइन से थोड़ा गैप बन जाता तो टच नहीं करती, तो हमें लगता है पता नहीं कहाँ गई ये, जबकि हार्ट लाइन है। ये समझ लीजिए जिसके सीने में दिल धड़क रहा है उसके हार्ट लाइन जरूर है, आपको नहीं दिखाई दे रही बात अलग है? वो समझने का खेल है, बहुत सिंपल है। शिवांगी जी बताइए। गुरुजी, ये जो आपने सन लाइन का बोला था जिससे हम धन देखते हैं, इसको थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, धन का मैटर है ये। देखिए, ये जो सूर्य रेखा होती है ये सूर्य की उंगली के नीचे से निकलती है और ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। बाकी रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, पर ये उल्टी रेखा है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आती है। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, ये जितनी अच्छी, साफ, स्पष्ट होगी उतना ही ज्यादा व्यक्ति के अंदर पावर होती है धन को अट्रैक्ट करने की। आप इसे मनी मैग्नेट भी कह सकते हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन में कितना धन खींच सकता है, सूर्य रेखा ही समझा सकती है। आप तो अपने गुरुजी, धन ये भी को फिर क्या, नीचे तक जाती है, मणिबस तक जाती है? चली जाती है नीचे तक भी चली जाती है, जितनी लंबी होगी उतनी बढ़िया। और जिसके मस्तिष्क रेखा से नीचे की तरफ से आ रही होती है तो वो तो कलाकार होता है, मतलब उसमें भगवान की दी हुई कोई अच्छी कला होती है। बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है, बहुत अच्छा कवि हो सकता है, बहुत अच्छा राइटर हो सकता है, बहुत अच्छा ड्रामेबाज हो सकता है, बहुत अच्छा पेंटर हो सकता है, और नामी गिरामी होगा, नेम फेम जरूर मिलेगा उसे, नेम फेम। तो गुरुजी, इसको हम लेफ्ट हैंड में देखें या राइट हैंड में? राइट में देखो। लेफ्ट राइट। लेफ्ट पार्टी के तो जमाने ही लग गए हिंदुस्तान में, अब तो सब राइट विंग है। नहीं, आज ग्रुप में कुछ चल रहा था तो वहां पे ये था कि फीमेल्स के लिए राइट देखा जाता है या लेफ्ट, तो वो क्लियर करना था। फीमेल ऑलवेज राइट, उन्हें रॉन्ग करने की कोशिश भी मत करो, है ना। वे दे ऑलवेज राइट है, बस ये कंसेप्ट याद रखो। तो राइट हैंड में ही देखना चाहिए हमें ये सारी चीजें। हाँ, राइट हैंड पे देखिए। राइट धन्यवाद। का मतलब सिंपल मैं फिर यहाँ बता दूं, व्यक्ति जिस हाथ से काम करता है एक्टिव हैंड ही उसका मेन हैंड माना जाएगा। अब मान लीजिए कोई लड़की है और उल्टे हाथ से काम करती है तो फिर उल्टा हाथ माना जाएगा। लड़का अगर उल्टे हाथ से काम कर रहा है तो उल्टा हाथ माना जाएगा, समझिए। फिर उसका वहां पे मेन वो हो जाएगा, उसका वो चेक करना है। ठीक है, और गुरुजी, चलें ये जो आप आपने आगे। हाथ का चित्र दिया था, ये आप चित्र एक है ना ग्रुप पे शेयर कर देंगे, ये वाला चित्र? ये मैडम जी गलत है, इसलिए मैं इसके बारे में मैंने पहले डिस्क्लेमर डाल दिया। ये जिस पुस्तक से लिया गया, हमारे लड़के ने कर तो दिया, पर मैंने उसमें देखा इसमें तो त्रुटि है ना। तो और फिर हमें याद रखने के लिए किस तरीके से हम करें? बस लिख लो आप, नहीं मैं भेज दूंगा, पर डिस्क्लेमर अपना ध्यान रखना बस ये। हाँ बस हाँ गुरुजी, डिस्क्लेमर याद है, आप भेज दीजिएगा ग्रुप बस पे। कोई बात नहीं, हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़े। धन्यवाद हाँ जी। अमर जी जल्दी बताइए फटाफट फास्ट। गुरुजी, जैसे आप साइन लाइन के बारे में बोला, हम लोग तो फार्मेसी कोर्स कर चुके हैं, मतलब तो वहां पे जब मैं अपने आप में मतलब तभी साइन लाइन थोड़ा सा ये था
हेजी था। तो आपके जैसे मार्गदर्शन में मैंने वो सूर्य देवता का और क्या वो करने लगा, तो बहुत सारे अभी तो बहुत डेवलप हो गया। हाँ, तो आप जो उस कोर्स में उपाय भी तो बताए थे ना रेखा के साथ हाँ साथ। गुरुजी, तो ये तो बहुत मतलब वो कमाल का हो गया। मतलब मैं अभी देख रहा था, आप जब बता रहे थे तो मैंने देखा, तो वो पहले वाला पिक्चर भी अभी भी है, सब लोगों का हथेली का पिक्चर मेरे पास है अभी भी। तो उसमें मैं देखा था उसी समय तो कोई डेवलप नहीं हो रहा था मतलब, लेकिन अभी बहुत डेवलप हो गया, मतलब काफी डेवलप हो गया। नो डाउट ये चेंजेस आ कोई सकते। हाँ ये मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए अमर जी, और पहले मैं यही पामिस्ट्री ही देखता था लोगों की, तो मैं बड़े फोटो खींच खींच के रखता था और बड़ा संभाल के रखता था। वही सोच साइंटिफिक टाइप की सोच है मेरी भी कुछ हद तक, कि मानता नहीं हूँ कि चेंज होते हैं कि नहीं होते, तो पर रियल में चेंज आता है। कहाँ कहाँ चेंज आ सकता है मैं आपको बताता हूँ। जो हाथ में सफाई आती है, सूर्य रेखा पे बहुत इजीली चेंज आ सकता है। हार्ट लाइन में अगर गड़बड़ियां आ रही हैं, छोटी छोटी रेखाएं हार्ट लाइन को काट रही हैं, चेंजेस आते हैं। आपके राहु के क्षेत्र पर बहुत सारी रेखाएं आ रही हैं जिन्हें मैं चिंता की रेखाएं कहता हूँ, उन रेखाओं को कम किया जा सकता है, जो मेंटली इंसान को अनडिसाइसिव बनाती है। कई बार देखा होगा ना, लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बिल्कुल हाँ करें ये करें वो कर लें कोई काम, नहीं 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 करते, नहीं फिर अगले दिन करते करते करते, अनडिसीजन, अनडिसाइसिवनेस, ये सब चिंता रेखाओं के कारण ही होता है। तो उन रेखाओं को कम किया जा सकता है उपायों के द्वारा। हाथ की एक खूबसूरती क्या है कि जब आप उपाय करते हो ना, मान लीजिए किसी इंसान ने 6 महीने उपाय करे, तो कुंडली के माध्यम से ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उपाय उसने सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। पर पामिस्ट्री से ये आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि 6 महीने तक जो रेमेडी आपने की, जो पाठ पूजा की, जो साधना की, कुछ भी किया आपने या दान किया, उस क्षेत्र के ऊपर, उस हाथ में, उस जगह पर आपको विशेष आभा मंडल दिखाई देगा। यानी कि नेगेटिव रेखाएं या नेगेटिव चिन्ह खत्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। ये मैंने एक बार नहीं, कई बार ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी, इसलिए मुझे पामिस्ट्री पे बहुत बिलीव है। सर एक और बता दें, यानी कि मणिवंश से हाँ रचना जी, रचना 1 मिनट अरविंद जी बस आया। सॉरी गुरुजी। गुरुजी मैंने ऑब्जर्व किया कि लाइफ लाइन से जब जो रेखाएं हमारी भाग्य रेखा को अटैच करती हैं, मतलब जैसे ऑलरेडी भाग्य रेखा आपकी चल रही है, और लाइफ लाइन से जो आपकी भाग्य रेखा को जो देखा जाती है, एंड वो एक के ऊपर एक बढ़ रही है, जैसे एक चले आई फिर उसके ऊपर एक और आई, वो कहीं क्रॉस नहीं कर रही है, लाइफ लाइन से वो भाग्य रेखा पे जा रही है, तो वो कैसे हो सकती है? वो बहुत अच्छी रेखाएं होती है रचना जी, वो खराब रेखा नहीं होती। रचना जी कह रही हैं जो लाइफ लाइन से रेखा निकलती है और भाग्य रेखा को आके टच कर जाती है पर आगे उसको क्रॉस नहीं करती है, वो अच्छी रेखा, उन्हें यूनियन लाइन बोला जाता है। वेरी गुड। और इनमें ही एक छुपी हुई विवाह रेखा होती है। तो विवाह रेखा यहाँ होती है, यहाँ नहीं होती। चलिए बड़ा बोल जाएगा। हाँ अरविंद जी आप कुछ कह रहे थे। मणिवंश से मत्स्य रेखा निकलती हुई सूर्य रेखा को टच कर जाए, मत्स्य रेखा, हाँ मत्स्य रेखा यहाँ से निकले और ये मस्तिष्क रेखा कह रहे हो क्या? कौन सी रेखा? मछली मछली यानी कि हाँ हाँ मत्स्य रेखा, मत्स्य रेखा, हाँ जी हाँ ठीक है। हाँ। तो उस मत्स्य रेखा को ये दोनों पोर्शंस को, यानी कि उसकी दो रेखाएं ऐसे जा रही हैं और जाके सूर्य रेखा को टच कर रही हैं, सूर्य रेखा शनि तक जा रही है, तो हम इसे क्या समझें? यानी कि उसका एक पार्ट सूर्य रेखा तक जा रहा है और एक पार्ट शनि रेखा तक जा रहा है। आप ये कह रहे हैं दोनों ही, यानी कि उसके पार्ट मिलकर के सूर्य रेखा के साथ आगे। आपके पास हो तो फोटो खींच के भेजना, कहीं मैं गलती ना कर जाऊं बताने में। ठीक है ना? क्योंकि जहां तक मैं समझ रहा हूं, अगर केवल मत्स्य रेखा से जाकर के सूर्य रेखा पर जा रही है तो ये बहुत अच्छा है। ये व्यक्ति के प्रतिभाशाली होने की बात को दिखाता है। ये एक अच्छा राइटर, एक अच्छा पेंटर, एक अच्छा सिंगर,
इस तरह की कोई कला की तरफ दिखाता है, या ड्रामा या एक्टिंग या लेखन कला की तरफ दिखाता है, इंसान को बहुत अच्छा करवा सकता है। पर अगर वो शनि की तरफ जा रहा है तो मुझे देखना पड़ेगा वो किस तरह से जा रहा है, क्योंकि शनि की तरफ जब भी वो जाएगा तो टेक्निकल स्किल्स को डिफाइन करेगा, तो इसलिए मैं देखना चाहूंगा, है ना। ठीक है, हाँ थैंक यू सर। हाँ रचना जी जल्दी। गुरुजी, इसमें एक और भी मैं देख रही थी कि चंद्रमा के क्षेत्र से एक रेखा चलती है तो शनि की तरफ चल रही है। कहाँ की तरफ? शनि की तरफ, पर्वत की तरफ जा रही है। हाँ 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 और उसमें आपकी मतलब एटलीस्ट मेरे हाथ में मुझे दिख रहा है शनि कि की तरफ, चंद्रमा से निकल के जो शनि की तरफ जा रही है, बहुत ही अच्छी रेखा होती है रचना जी। वो ये समझ लीजिए पैसे ही पैसे वाली रेखा है। मतलब ये दिखाता है कि व्यक्ति के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती, स्टेबिलिटी इन मनी। तो फाइनेंस के अंदर स्टेबिलिटी को दिखाता है। चलिए, कारण नहीं बता पा रहा तो इसलिए इस विषय पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि सब स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसा क्यों बता दिया, कैसे बता दिया। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हम हैं, आज करेंगे, आज आपको बता रहे हैं अंधे ग्रहों के बारे में। अंधी कुंडली को कैसे देखा जाता है। लाल किताब में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले हम ये चेक करें कहीं कुंडली अंधी तो नहीं, क्योंकि अगर कुंडली अंधी होगी, जिसे लाल किताब की भाषा में अंधा टेवा बोलते हैं, तो व्यक्ति के ग्रह कहते हैं अंधे हो जाते हैं। अंधे हो जाने होते तो नहीं है ग्रह, मतलब कहने का मतलब वो ऐसे वर्क करते हैं कि जैसे बंदा करे कुछ और हो जाए कुछ। नट सेल में बातें तो बहुत लिखी हुई हैं, फिर भी नट सेल में उसके कैरियर में प्रॉब्लम आती है। वो किसी एक कैरियर में टिक नहीं पाता, बार बार अपना रोजगार बदलता है, कभी नौकरी में जाता है, कभी दुकान खोलता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। ऐसे आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, कोई कहेगा मैंने 10 धंधे बदल दिए, कोई कहेगा 15 धंधे बदल दिए, 12 धंधे बदल दिए। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी 1, 5, 9 के ही उपाय सुझाए जाते हैं उसको, बेचारे को, है भाग्य को और मजबूत कर ले और कर ले, है। तो उससे नहीं, पहले चेक करो कि टेवा अंधा तो नहीं। कैसे चेक करते हैं? 10वां भाव हमारे कर्म का भाव है, हमारे रोजगार का भाव है। यहाँ शनि घर की मलकियत है, मतलब मालिक यहाँ का शनि ग्रह है। ये मैंने लिखवाया था, मकर राशि यहाँ पर फॉल करती है। नियम है कि इसका दुश्मन ग्रह यहाँ पर नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ पर दुश्मन ग्रह हो जाएगा, शत्रु ग्रह हो जाएगा, तो फिर वो मामला अंधा हो जाएगा। देखिए, अगर खाना नंबर 10 बाहम दुश्मन या नीच हैसियत वगैरह रद्दी ग्रहों से खराब हो रहा हो, तो वह टेवा अंधा ग्रहों का होगा। और तमाम ही ग्रह, शनिचर खुद भी ख्वा उच्च ग्रहों के हो, अंधे की तरह अपने फल देंगे। यानी शनि कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, फिर भी वो अंधे की तरह ही जो है फल देंगे। तो ये चीज इसमें कही गई है। अब इसके दुश्मन कौन कौन है? शनि के दुश्मन, प्रबल दुश्मन कौन है? सूर्य। सूर्य। और कौन है? मंगल। मंगल, सूर्य, मंगल और सूर्य, चंद्रमा चंद्र और मंगल। ये 3 ग्रह याद रखो, सूर्य, चंद्र और मंगल। जिसके भी 10वें भाव में बैठे होंगे वो अंधी कुंडली बन जाती है। अब अंधी कुंडली का मतलब क्या है? अगर इसमें इन 3 ग्रहों को सपोर्ट करने वाले ग्रह अगर ठीक हालात में है, तो व्यक्ति अपने कैरियर को पकड़ जाएगा। अगर उनकी मदद करने वाले ग्रह भी कमजोर हैं तो नहीं पकड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चंद्रमा किसी का 10वें स्थान पर बैठा हो, तो शनि का तो दुश्मन हो गया,
ऐसा व्यक्ति ऑलवेज डाउटफुल कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। मैंने दुकान तो चला ली, स्टेशनरी की दुकान कर रहा हूँ, पर ये जो हलवाई की दुकान जो चला रहा है यार, इसमें ज्यादा लोग बहुत रबड़ी मलाई खा रहे हैं, बहुत जो है कचौरी पकौड़ी खा रहे हैं, तेरी किताबें तो कम बिक रही हैं। अब वो ऑलवेज डाउटफुल, वो हमेशा दूसरे धंधे की तरफ सोचता रहेगा। पर उसको अपने धंधे पर यकीन कब आएगा? अपने धंधे पर यकीन जब आएगा जब चंद्रमा को मदद देने के लिए गुरु की मदद, चंद्रमा को मंगल की मदद अगर उस कुंडली में मिल रही होगी तो उसका डाउट कम हो जाएगा और वो टिक जाएगा। अगर चंद्रमा को कहीं से मदद नहीं मिले तो वो काम ही बदलता रहेगा। वो कहेगा यार मजा नहीं आ रहा, ये दुकान बंद करो, दूसरी खोलो, तीसरी खोलो, चौथी खोलो, दुकान नहीं हो समझ में आ रही तो नौकरी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। वो उन चक्रों में ही पड़ा रहेगा। कभी भी देखें किसी व्यक्ति की कुंडली में इन 3 ग्रहों में से कोई सा भी ग्रह बैठा हो और व्यक्ति कहे कि आई एम डाउटफुल कि मैं काम कौन सा करूं, मैं धंधा कौन सा करूं, कह दे धंधा बाद में देखेंगे, सबसे पहले तू अंध विद्यालय में जाकर के 10 अंधे लोगों को भोजन करा और साल में एक बार उसको ये उपाय कर लेना चाहिए, तो उसकी कुंडली का दोष पूरा हो जाता है, मतलब दोष कम हो जाता है। और फिर आपने क्या करना है, अभी पीछा नहीं छोड़ना उसका, अभी तो ये अंधे टेवे का दोष मिटाया, तो याद दिमाग में रहेगा। अगर कुंडली में अंधा टेवा है तो क्या करना है, 10 अंधे, नियम भी बता दिया, 10वां भाव 10 अंधे, अंधे लोग क्योंकि टेवा अंधा है, उनको भोजन कराना है साल में एक बार। दूसरी बात, अगर अंधा टेवा में जो अंधा हो रहा है, ज्यादा हो रहे हैं, मान लीजिए चंद्रमा भी बैठ गया, मंगल भी बैठ गया, सूर्य भी बैठ गया, ज्यादा हिसाब किताब, तीनों ही ग्रह फंस गए बेचारे। पहले तो अकेला चंद्रमा फंस रहा था, चंद्रमा फंसेगा तो मन को डाउट होगा, पर यहाँ तो सूर्य फंस गया तो क्या होगा, मंगल फंस गया तो क्या होगा। और वो कहे नहीं जी मैं तो नौकरी करूंगा, पर नौकरी तो जब करूंगा, पर जब आईएएस की नौकरी लगे तो मैं करूंगा, अदरवाइज तो नहीं करूंगा, मैं क्लर्क तो बिल्कुल नहीं बनूंगा। अब ऐसी भी समस्या आती है, लोग कहते हैं आईएएस से नीचे मैं नौकरी नहीं करूंगा और धंधा करना आता नहीं। कमाल की बात। और धंधा भी वो करूंगा जिसके अंदर मैं बैठा बैठा सिर्फ पैसे गिनूं और लाखों रुपए आए महीने के, तो बात बने, तो रेपुटेशन भी होनी चाहिए उसके अंदर, नहीं तो मैं काम ही नहीं करूंगा। ऐसे ऐसे चीजें आती ना, तो ये सब उसी की है। अब देखो कमाल की बात क्या है, हमने अभी तक पढ़ा वैदिक ज्योतिष में कि सूर्य 10वें भाव में बहुत उत्तम, मंगल अति उत्तम, अति उत्तम है जी। चलो चंद्रमा का तो इतना नहीं पढ़ा, पर सूर्य और मंगल का पढ़ा। ऐसे लोगों को साथ बिठाओ और उनसे बात करो कि क्या वो अपने बिजनेस को लेके, अपने काम को लेके, अपनी नौकरी को लेकर के क्या खुश हैं या डाउटफुल हैं। वो आपको डाउटफुल मिलेंगे काम कर रहे होंगे। पर अब प्रश्न उठता है काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। काम जब ही मिलेगा एक शर्त के ऊपर, जब उस ग्रह के जो 10वें में बैठा है उसका मददगार ग्रह ठीक हालात के अंदर है, तो वो काम पे नौकरी पे लग जाएगा, दुकान खोल के बैठ जाएगा। अगर उसको कहीं से मदद नहीं मिली तो मामला गड़बड़ा जाएगा। जैसे मान लो 10वें भाव में किसी का मंगल बैठा हो और मंगल बैठा है, अब सारे कहेंगे वाह जी वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया योग हो गया, और ये तो कुलदीपक योग बन गया, लाना योग बन गया। अब वो कुलदीपक तो है, बस इतना कुलदीपक है कि घर वाले उसको कुछ कह नहीं रहे कि बेटा कमा के क्यों नहीं ला रहा है, और वो बेचारा परेशान हुआ घूम रहा है। तो परेशान कब होगा, ध्यान रखना, परेशान जब होगा जब चंद्रमा उस कुंडली में ठीक नहीं होगा और गुरु भी ठीक नहीं होगा, तो उसको नौकरी रोजगार में वो सेट नहीं बैठेगा। और एक ही बात हर एक को कहेगा, मैं यार किसी की सुन नहीं सकता, बस नौकरी इसलिए नहीं करता कि मैं किसी की सुन नहीं सकता, और धंधा करना तो आता नहीं, धंधे में मेरी ग्राहक के साथ लड़ाई हो गया ना, काम खराब। तो फिर क्या करेगा, मैं ढूंढ रहा हूं कि जहां पर मेरा राज चले।
तो ये ध्यान रखना। तो अंधा टेवा हम बड़ी आसानी से इसको चीज को निकाल देते हैं, पर प्रॉब्लम को कई बार नहीं समझ पाते। में लाल किताब एक आई ओपनर की तरह है। जो लोग वैदिक ज्योतिष सीखते हैं उनके लिए बड़ी सपोर्ट सिस्टम खड़ा कर देती है कि जो हमें वैदिक में कई कंसेप्ट नहीं समझ में आए ना, वो लाल किताब के माध्यम से समझ में आ जाते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम वहां से नहीं पकड़ में आ रही है, यहाँ से पकड़ में आ जाएगी तुरंत। तो हम फटाफट उस चीज को लगा करके हम चीज की डेप्थ में जा सकते हैं। अब सपोज करो, कई बार क्या होता है कि बुद्ध की स्थिति खराब होती है, बुद्ध बहुत अच्छा नहीं होता। अब अच्छा नहीं होता या बुद्ध की जिस ग्रह के साथ कॉम्बिनेशन होता है वो स्थिति अच्छी नहीं होती, या मान लो बुद्ध ही 12वें में चला गया। अब लाल किताब कह रही है भाई बुद्ध किसी का 12वें में चला जाए तो वो तो नीच राशि में हो गया। अब ऐसे में क्या किया जाए? तो लाल किताब के पास बड़ा अच्छा सॉल्यूशन है। वैदिक में तो हम क्या कहेंगे कि साहब आप बुद्ध के उपाय करो। लाल किताब कहती है ऐसा नहीं, पहले ये देखो बुद्ध बना किससे है। बुद्ध 2 ग्रहों से मिलकर के बना होता है। बुद्ध 2 ग्रहों से मिलकर के बना होता है। इसमें 2 ग्रहों के गुण होते हैं, एक गुण बृहस्पति का होता है और एक पार्ट राहु का होता है। तो बृहस्पति और राहु, समझना बात, यानी बुद्ध एक ऐसा ग्रह है जिसमें राहु की चालाकियां भरी पड़ी हैं और बृहस्पति का इंटेलिजेंस भरा पड़ा है। दोनों है उसके अंदर, पॉजिटिव पक्ष है बृहस्पति का, नेगेटिव पक्ष है राहु का। यानी धोखा देने वाली प्रवृत्ति उसमें राहु की जैसी है, और दिमागी रूप से काम करके अपने आप को जीवन में सफल बना करके और बहुत सारी बचत पैदा कर करके जीवन में अपने आप को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति उसमें गुरु की उसके अंदर है, विद्यमान है। तो हमने क्या करना है? अब मान लीजिए किसी का बुध 12वें में बैठ गया, क्या करोगे आप? आपने वहां से राहु का इलाज शुरू कर देना है। गड़बड़ तो क्या है, वहां तो बुध नीच का हो गया, क्योंकि 12वें भाव में क्या है? गुरु 12वें भाव का स्वामी है। तो गुरु तो बिल्कुल फिट है 12वें के अंदर। वो कहता है यहाँ मैं तो तेरी मदद करूंगा, क्योंकि एक पार्ट तो उसका गुरु है। गड़बड़ कौन कर रहा है? गड़बड़ राहु कर रहा है। अर्थात उसकी बुद्धि में ऐसे ऐसे विचार आएंगे, ऐसे ऐसे खुराफात आएंगे जो चीजों को गड़बड़ा दे। वो व्यक्ति सदैव अपने आप को आवश्यकता से अधिक होशियार समझेगा, पर फेंके गए पासे कामयाब नहीं होंगे। राहु तो अनसर्टेन है ना, कभी पासा सही जाएगा कभी नहीं जाएगा, कोई गारंटी तो है ही नहीं उसकी। तो हमने इलाज किसका करना है? हमने इलाज करना है इसी बात का, राहु का इलाज करना, बुद्ध का इलाज नहीं करना, डायरेक्ट बुद्ध के पीछे। अब 2 कलर हैं इसके अंदर, आप 2 ग्रह हैं इसके अंदर, सोचिए। बृहस्पति से पीला रंग, बृहस्पति से कौन सा रंग आता है? पीला रंग आता है। और राहु से नीला रंग। और पीले और नीले को मिला करके देखो, जो पेंटर है, पेंटिंग जानते हैं, समझते हैं, कभी मिला करके देखो। हरा। यस, श्याम सुंदर जी, आज पता चल गया आपको कि बुद्ध का रंग हरा क्यों है? जी जी, बुद्ध का रंग हरा क्यों है? मेरा 12वें में है ना। 12वें में बुध है। पीले में नीला मिलाया, हरा बन गया। तो बुद्ध 2 ग्रहों से मिलकर के बन गया। गुड, ठीक है ना? तो 12वें में अगर बुद्ध हो तो ये बड़ी खुराफात पैदा करवाता है। तो ऐसे में राहु का इलाज कर लेना। सिंपल है। आगे चल करके मैं इस कोर्स में बुद्ध का भेद निकालना बताऊंगा कि बुद्ध कहीं पर भी बैठा है, पर वो कौन से ग्रह के रिजल्ट दे रहा है, वहां पर एक्चुअल में कौन बैठा हुआ है? तो बुद्ध को कनिंग प्लेनेट कहा जाता है। धोखेबाज, दिखाता कुछ है, करता कुछ है, होता कुछ है। लाल किताब जो है बुद्ध के बेस पर बहुत ज्यादा चलती है। कहते हैं लाल किताब का एक्सपर्ट, अगर कोई बुद्ध का भेद निकालने का एक्सपर्ट हो जाता है तो सारी कुंडली समझ लेता है, सारी कुंडली को पकड़ लेता है। बस इस बंदे से गलती है,
भाई इंसान सबसे ज्यादा पीछे क्यों रहता जीवन में? गलतियों के कारण, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण। हम उल्टा सीधा बोल देते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं। बुद्ध से क्या है? कम्युनिकेशंस। हमने कुछ भी बोल दिया। भाई पति से झगड़ा क्यों हुआ, पत्नी से झगड़ा क्यों हुआ? हमने कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। कम्युनिकेशन स्किल। फाइनेंस, पैसा समझ में नहीं आ रहा, ब्याज बट्टा समझ में नहीं आ रहा, कैलकुलेशंस में गड़बड़ी हो गई, सारा खेल बुद्ध बिगाड़ के बैठ। और कमाल की बात तो ये, जब ये खेल को बिगाड़ रहा होता है तो अपना भेद नहीं बताता, यानी छिप जाता है। और ज्योतिषी बेचारा शनि राहु के पीछे भाग लेता है, लट उठा करके, हैं ये शनि की 7.5 लग गई, राहु हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और बुद्ध खुराफात पैदा करता है। बस समझने वाला समझ जाता है। फाइनेंस फंस गया, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, फाइनेंस अटक गया, बुरी तरीके से लॉसेस पे लॉसेस हो रहे हैं, चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, इनकम टैक्स की रेड पड़ गई है, आईटी डिपार्टमेंट पीछे पड़ा हुआ है, समझ लेना कहीं ना कहीं बुद्ध खेल खेल रहा है। ये ध्यान रखना है। और बुद्धि बार बार गलत डिसीजन ले रही है तो भी समझ लेना बुद्ध का मामला खराब है। या जिसकी बहन दुखी हो, जिसकी बहन की मैरिज लाइफ खराब हो, जिसकी बहन का हिसाब किताब खराब हो, या बेचारी अपना गुजारा जैसे तैसे चला रही हो, तो समझ लेना बुद्ध का मामला गड़बड़ है। बेटी दुखी हो, बेटी का गृहस्थ जीवन दुखी हो, समझ लेना जहां पर आपका बुद्ध लग रहा है ना कि बैठा है बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास, चेक करना, बुद्ध का भेद निकालना पड़ेगा। वहां पर बुद्ध बैठा जरूर है पर वो असर किसी और ग्रह का दे रहा है। ये चीज ध्यान रखना। ये आगे जब बताएंगे हम आपको बुद्ध का भेद निकालना, तो आपको बड़ा आनंद आएगा और आप कहें तो चमत्कार हो गया है। तो प्रेडिक्शन वाले पार्ट में एकदम से नया चमत्कार हो गया, ये तो पता ही नहीं था हमें। पता नहीं हो, कोई बात नहीं, पर आपको एक आई ओपनर की तरह चीजें निकल करके आएंगी और बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और कराएं? 8:42 हो गए, 7:30, 8:30 और कराएं क्या? चलो ठीक है, आज इतना ही। कोई प्रश्न पूछ लो, चलो प्रश्न पूछ लो, कुछ पूछना है तो समझ में नहीं आया तो 5-7 मिनट। हाँ लीना जी बताइए। इसमें जैसे वैदिक कुंडली में हमारे ग्रहों की दृष्टियां होती हैं, तो लाल किताब में भी दृष्टियां होती हैं, जैसे ग्रह हाँ, अगर बुध खराब है। बड़ी गजब अच्छा। की लीना जी दृष्टि होती हैं, होती हैं। अच्छा, वही मुझे यही लगा जी। ठीक हाँ, है, दृष्टियां तो होती हैं इसमें जो वही चलती है उपाय जैसे गुरु की। उपाय करने में हमें बड़ी मदद मिलती है। ओके, हाँ, ठीक पर है, तो इसमें हर भी हर जैसे एक की गुरु दृष्टि की नहीं दृष्टि होती, होती। हर एक की अच्छा, दृष्टि नहीं होती। वो ये डिसाइड होता है कि कौन से भाव में ग्रह बैठा है। पहले ठीक भाव में है बैठा है 100% जी दृष्टि, 4th हाउस में बैठा है 100% दृष्टि, फिर जी। 50% दृष्टि वाला होता है, फिर 25% दृष्टि वाला भी होता है मामला। तो दृष्टियां हैं ओके, के अंदर, वो बहुत जरूरी हैं। दृष्टि भी है, टक्कर भी है, सब कुछ है। ठीक है। गुरु जी आप आपके पास हर वो टूल लाल किताब देती है कि जिसका इस्तेमाल करके आपको डिविजनल चार्ट्स में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मेरी गारंटी है। डिविजनल चार्ट्स तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं, नामांशा तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं, वहां पर ही पता लग जाएगा ग्रह का खराब होना, सर ठीक होना। एक क्वेश्चन है, जो आप कल बता रहे थे कि खालिस ग्रह जिसको बोल रहे थे कि किसी घर में कोई ग्रह अकेला बैठा हो, तो इसका मतलब ये भी है कि उस पर कोई दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए का मतलब ये है, यहाँ पर निखालिस का मतलब ये है कि उसका विपरीत ग्रह, विपरीत ग्रह ही तो दोष मिला है। जैसे मान लीजिए दूध है आपके घर में और आपने दूध में केसर मिला दी। ये पीछे से आवाजें आ रही, बंद करो मित्तल साहब, पीछे से आवाजें आ रही। जैसे आपने दूध में केसर मिला दिया, अब दूध क्या था? चंद्रमा, और केसर क्या है? बृहस्पति। तो वैल्यू एडिशन हो गया, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ।
उसके गुण में वृद्धि हो गई। यहाँ बात है निखालिस का मतलब ये होता है कि प्योर, उसकी क्वालिटी बहुत बड़ी ऊंचे लेवल की हो गई। ग्रह की क्वालिटी बढ़ जाए तो कोई दोष नहीं, अच्छी बात है, परंतु उसी दूध में नमक मिल जाए। नमक क्या है? शनि ग्रह। अब आपने वहां पर शनि मिला दिया तो दूध पीने लायक ही नहीं बचा, वो दूध ही खराब हो गया सारा, ना वो नमक का स्वाद ना दूध का, हिसाब किताब ही खराब कर दिया, वो दूध ही फट जाएगा। तो फिर हम कहेंगे अब चंद्रमा में चंद्रमा निखालिस नहीं रहा, क्योंकि शनि की दृष्टि आ गई। मान लीजिए शनि चौथे घर में बैठा हुआ है और 10वें घर में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो शनि 10वें घर में बैठे हुए चंद्रमा को 100% दृष्टि से देखेगा। तो क्या हो गया? ये निखालिस नहीं रहा चंद्रमा। अब तो हम कहेंगे इसमें अब इम्प्योरिटी आ गई। अब उसके विपरीत आपने बृहस्पति बिठा दिया चौथे भाव में, तो वो भी 100% दृष्टि से देखेगा। ये साहब यहाँ पर उसमें वैल्यू एडिशन हुआ है, तो उसको कहा जाएगा बहुत ही उम्दा है, बढ़िया है ना। जैसे कोई आप अपने खीर बनाते हो घर में और काजू डालते हो, तो एक व्यक्ति कहता है काजू टुकड़ी डाल लेते हैं हम, और एक कहता नहीं नहीं हम तो पूरे वाले काजू दो, फुल फ्लैश। अब जो फुल फ्लैश काजू पूरा आता है वो तो थोड़ा महंगा आता है, 100-200 रुपये 250 रुपये महंगा आता है, जबकि काजू टुकड़ा जो आता है वो थोड़ा सस्ता हो जाता है। अब डालने में दोनों ही चीजें है, काजू ही डाली है, पर एक में थोड़ा सा वैल्यू कमजोर कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। तो मतलब दृष्टि एक विपरीत ग्रह की नहीं खराब होनी कर दी चाहिए, कि किसी के काम की ही नहीं बच जाओ। अब दृष्टि विपरीत ग्रह की नहीं होनी चाहिए, मतलब फ्रेंड की दृष्टि चल सकती है, मतलब उस ग्रह की प्योरिटी को बढ़ाने वाला, उसकी वैल्यू एडिशन वाली आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मंगल को गुरु मिल जाए, अब मंगल में ताकत बहुत है, बलाबल बहुत है, अब उसको गुरु मिल गया, उसको गाइड मिल गया, अब उसको उसके साथ वैल्यू एडिशन हो गया, यानी कि अब वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कहीं नहीं करेगा, उसकी शक्ति का सदुपयोग सोसाइटी के लिए होगा, दुरुपयोग नहीं होगा। ये सबसे बड़ी चीज है। जैसे हनुमान जी है, हनुमान जी को भगवान राम मिल गए, उनके गुरु मिल गए। वो हनुमान जी कौन है? भक्त है। हनुमान जी भक्त हैं और हम सभी भी भक्त हैं। भक्त भक्त को ही पूजता है। हनुमान जी के सबसे ज्यादा मंदिर हमारे देश में, राम से भी ज्यादा मंदिर हनुमान जी। पता चल गया क्यों है? क्योंकि मंगल के साथ वैल्यू एडिशन है। भगवान राम साक्षात सूर्य हैं और हनुमान जी मंगल के साथ साथ बृहस्पति भी हैं। भगवान राम की किसी भी बात की अवहेलना नहीं करते, मर्यादा नहीं तोड़ी, है ना। लंका में जाकर के भी कहते हैं भाई लंका का तो मैं अभी कर लूं, सीता को अभी उठा ले जाऊं, रावण मेरा क्या कर लेगा। पर उन्होंने कहा नहीं, ये तो मेरे स्वामी आकर के ये काम करेंगे, तो अपन तो जितना काम का है उतना ही करेंगे, बस इससे ज्यादा फालतू दिमाग नहीं लगाना, और अपनी चतुराई वहीं पे दिखानी है कि अपना बेस्ट आउटपुट दिखा सके अपन यहाँ पर। तो वो उन्होंने अपना काम किया। तो मंगल जैसा व्यक्ति गुरु के साथ मिलने से उसमें इतना वेडिएशन हो गया कि फिर हम कहते हैं बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल भी आ गया, ताकत, बुद्धि, विद्या। अब ये बुद्धि विद्या ये गुरु की तो एट्रीब्यूट्स हैं, बल मंगल के एट्रीब्यूट्स हैं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ध्यान रखना, जहां पर 3 चीज इकट्ठी हो जाती हैं वो कलेश को खत्म कर देती है, समाप्त कर देती है, तनाव खत्म कर देती है, चिंता दूर कर देती है। तो गुरु और मंगल का मिलन ऐसा ही है। सर वो लाल किताब की दृष्टियां वो आपने मेरी लास्ट क्लास में कराई थी, पर मेरे को मिस हो गई है वो कहीं पर। कोई बात नहीं, जब तो आपने दोबारा ज्वाइन करा है, अब आप फिर से करो।
नहीं, दोबारा ज्वाइन तो मुझे पामिस्ट्री का भी रहा, पामिस्ट्री का भी बहुत अट्रैक्शन है मुझे। नहीं, मैंने कहा दोबारा इसमें भी एंजॉय मेरी मिलेगा बेटी आपको, दोबारा इसमें भी दृष्टि करवाई जाएगी। देखिए ये कंप्लीट कोर्स है, जो उसमें करवाया था सर, वो दोबारा तो मैं हैरान हूँ। दोबारा तो मैं हैरान हूँ सर, कितना कुछ आपके पास अभी और है देने के लिए, नया, मतलब तक आपने कुछ भी रिपीट नहीं किया पुरानी वाली क्लास का, सब नया ही। जी सर, गुरु है। तो सर अगर किसी का 5वें घर में सूर्य है तो उसमें कौन सी दृष्टि उसको, मतलब अगर नुकसान वाली देखे तो कौन से घर से दृष्टि हो सकती है उस पर? देखिए अगर किसी का लाल किताब के अनुसार 5वें घर में सूर्य बैठा है तो सूर्य कहाँ देखेगा? 2 जगह देखेगा, एक 9वें भाव को देखेगा और एक 11वें भाव को देखेगा। जी। कितने परसेंट दृष्टि से देखेगा? 50% दृष्टि से। ठीक है सर। ये दृष्टि का खेल है। अब बताइए क्या प्रश्न क्या है? ठीक है, अभी सर 5वें में 10वें को तो देख अच्छा ये है जी, सूर्य 10वें को तो वहां देख नहीं था। एक्सपायरी 24 में। ये आवाजें गड़बड़ा रही हैं। आप बताइए, आवाज आ रही है अभी? अब आ रही है सर। सर सूर्य 10वें में तो श्याम सुंदर जी आप है ना म्यूट हैं हैं, और श्याम 11वें में सुंदर जी आप नहीं है। म्यूट हैं, इसलिए बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं परंतु आप म्यूट हैं शायद, इसलिए आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप म्यूट है, अनम्यूट कीजिए श्याम सुंदर जी आप अपने आप। जी हो गए? हाँ हाँ, अभी फिर म्यूट हो गए, फिर म्यूट हो गए मित्तल साहब, आप फिर म्यूट। अच्छा, अब सही हो गए? आप ठीक है। अच्छा अच्छा सर, क्या है हमारे 4थे भाव में तुला के शनि बैठे हैं। सर आपने मेरा नहीं बताया। कोई बात नहीं, चिंता ना करो, सबको बताएंगे, सब पे दृष्टि है मेरी, 100% दृष्टि है, जो भी कैमरा ऑन करके बैठे हैं। सर 4th भाव में तुला के बकरी शनि बैठे हैं और 10वें घर में मेष राशि है, लेकिन खाली है, वहां मंगल कोई नहीं बैठे हैं, तो इसके क्या प्रभाव पड़ेगा? पहली बात तो आपका प्रश्न ये है कि पहले वक्री भूल जाओ, आप लाल किताब सीख रहे हो। ये देखो कि 4थे भाव में शनि बैठे हुए। अब आपका प्रश्न ये है कि 10वें में क्या कोई बैठा है ग्रह? नहीं बैठा है, लेकिन मंगल का घर है वो। कोई बात नहीं, होने तो किसी ना किसी का तो घर रहेगा ही ना भाई, 12 कमरे हैं, किसी ना किसी का तो मालिकाना हक रहेगा ही, उससे क्या होता है। चौथे घर का जो, हाँ नहीं, चौथे घर का शनि जो है, पहली बात समझ लीजिए, लाल किताब के अनुसार राहु और केतु, इन 2 ग्रहों ने कसम खा रखी है चंद्रमा की कि हम चौथे घर में पाप नहीं करेंगे। यस, चौथे घर में पाप नहीं करेंगे। शनि ग्रह ने कसम उठा रखी है कि मैं 11वें में पाप नहीं करूंगा। समझ लीजिए बात को। इसका मतलब ये है कि अगर चौथे भाव में पाप ग्रह यदि होते हैं तो वो अपना पाप नहीं छोड़ेंगे। किस चीज के ऊपर? मेटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर। जैसे चौथे भाव से जमीन देखी जाती है, मकान देखा जाता है, चौथे भाव से वाहन देखा जाता है, तो ये उसमें कोई कमी पैदा नहीं करेंगे, यानी मकान भी दे देंगे, जमीन भी दे देंगे, वाहन भी दे देंगे, वहां ये कोई ऑब्स्टेकल पैदा नहीं करेगा। समझ गए सर? ठीक है जी, वहां कोई दिक्कत नहीं है। वहां माता को कष्ट नहीं देंगे, माता के साथ छेड़छाड़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है ना? और कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर आपको ना समझ में आए, कोई विद्यार्थी हो कि उसके चौथे भाव में राहु बैठा है, केतु बैठा है, शनि बैठा है, तो अक्सर लोगों को डाउट बैठ जाता है कि पाप ग्रह चौथे में बैठा है इसलिए बच्चा पढ़ाई नहीं पढ़ रहा है, जबकि होगा ये कि चौथे का लॉर्ड गड़बड़ है इसलिए वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। यहाँ तो वो कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी आंख बंद करके आप उसे, बच्चे को कहें कि माँ सरस्वती का ध्यान करें, माँ सरस्वती की पूजा करें, या माँ सरस्वती को नीले फूल अर्पित करवा दें बच्चे से, तो उसका पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा। वैसे भी राहु वहां पे गड़बड़ नहीं करता, राहु अपने और अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। उल्टा जो चतुर्थेश गड़बड़ कर रहा है ना, उसकी एवज में राहु अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा, यानी बच्चा स्ट्रेटेजी बनाना शुरू कर देगा कि मैं अच्छे नंबरों से कैसे पास हूँ।
बृहस्पति वाला ज्ञान तो नहीं ठीक है होगा, जी, पर स्ट्रेटेजी शुक्रिया। बना करके नंबर अच्छे ले आएगा। सही ठीक है, जी। चलिए। हाँ ज्योति जी का नंबर ये है, सर बताइए। मैं ये कह रही थी, आपने जो ये अंधी अंधा टेवा बताया, जिसमें दसम भाव में, मतलब 10वें खाने में हमें सूर्य चंद्र और मंगल की अगर प्रेजेंट हो वो देखना है, उसकी वजह से वो अंधी कुंडली हो जाएगी। हाँ बस। अंदर सर अगर सर शुक्र अगर वहां पे होता है तो वो तो नहीं शनि नहीं, का मित्र ग्रह ही हो बाकी गया। का कोई लेना देना नहीं, बाकी की कोई डिस्कशन नहीं है ना, सिर्फ सूर्य चंद्र मंगल और कुछ नहीं है ना। मंगल बाकी तो बैठो, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है। फिर अच्छी बात है, फिर बैठ सकते हैं ना। बैठ सकते हैं, मतलब अब वो अंधा नहीं बना रहे। ठीक है, हाँ 10वें घर में बृहस्पति नीच का हो जाता है, हाँ। तो चौथे घर में बैठा चंद्रमा क्या असर देगा सर? देखिए, पहले मैंने कल ये एग्जाम्पल लिया था कि लाल किताब अच्छा के जी, अनुसार कल मैं बृहस्पति, हाँ कल आप थे नहीं, लाल किताब के अनुसार बृहस्पति 10वें घर में नीच का हो गया, पर हमें ये नहीं मान लेना कि खराब रिजल्ट देगा। हमें कब मानना है? जब कुंडली में दूसरे में, 5वें में, 9वें में, 11वें में और 12वें में राहु, बुध और शुक्र, इन तीन में से कोई बैठेगा तो ही खराब रिजल्ट देगा, अदरवाइज बिल्कुल खराब रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है। 10वें में बैठा हुआ बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है, बशर्ते कि ये 5 भाव ठीक ठाक हो, इनमें राहु बुध शुक्र नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं पैदा करे, ये हमेशा ध्यान रखें। इसी प्रकार से चंद्रमा चौथे भाव में कैसे रिजल्ट देगा, ये बात डिसाइड जो करेगा, कौन डिसाइड करेगा? बृहस्पति कहाँ बैठा है। बृहस्पति 1 से 6 के बीच में बैठे, खाना नंबर 1 से 6 के बीच में अगर बृहस्पति बैठा है तो हमने इस तरीके से पकड़ना है, बिल्कुल भी वैदिक की तरह ये याद नहीं रखने हमने कि खाने में बैठ के क्या करेंगे क्या नहीं। सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि ग्रह यहाँ पर पॉजिटिव साइड में है कि नेगेटिव साइड। अगर वो नेगेटिव साइड में है तो अपने नेगेटिव एट्रीब्यूट शो करेगा, पॉजिटिव साइड में तो पॉजिटिव एट्रीब्यूट शो करेगा। और अगर वो पॉजिटिव है तो हमें कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं है, नेगेटिव है तो हमें रेमेडी करने की रिक्वायरमेंट। ठीक है, सिंपल है इसमें लाल किताब। जैसे जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, पर साथ में 9वें भाव में राहु बैठा हुआ है, या पंचम में राहु बिठा दिया आपने, या 12वें में राहु बिठा दिया, दूसरे में बिठा दिया, कहीं पे राहु बैठा हुआ है। अब वो पहले में बैठ के कि बृहस्पति ब्रह्म ज्ञानी नहीं होगा। लाल किताब कहता है भाई साधु है पर ब्रह्म ज्ञानी साधु है, और तख्त पे बैठा हुआ, क्योंकि पहले भाव तो सिंहासन का है, तख्त का है, तो तख्त पे बैठा हुआ साधु है, ब्रह्म ज्ञानी है, किसी से दुश्मनी इसकी नहीं है। पहले भाव में बैठ के बृहस्पति किसी से भी दुश्मनी नहीं करता, परंतु अगर राहु इन भाव में आ जाए, या बुध आ जाए, या शुक्र आ जाए, वो आदमी फिर दुश्मनी भूलता नहीं। समझ गए बात? तो उल्टा हो गया ना। तो सबसे पहले फाइंड आउट किया हमने एट्रीब्यूट्स, पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं, नेगेटिव साइड में जा रहे हैं। नो डाउट फर्स्ट हाउस में जुपिटर जब होगा, व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होगा, समझदार होगा, ज्ञानी होगा, किताबी नॉलेज दुनिया भर की पैदा कर लेगा अपने साथ। पर अगर वहां पे बृहस्पति किसी भी रूप से कमजोर हुआ तो उसके नेगेटिव एट्रीब्यूट्स आएंगे। नेगेटिव ईगो, अब उसको एक ईगो मसाज करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। अगर उसके खिलाफ कोई बोल जाएगा उसको भूल नहीं पाएगा, जबकि ये बृहस्पति का गुण ही नहीं है। बृहस्पति का गुण है पानी की तरह चलते जाना, राह चलते आदमी की मदद करना, और ये सोच के अरे बावला छोड़ो इसको, मतलब बस इतने में ही बस छोड़ देना। किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी, अरे बावला जाने दो, इसको दिमाग में मत। ये बृहस्पति की खासियत है। परंतु अरे नहीं इसने तो मेरे साथ गड़बड़ की थी, इसने मेरे को रेस्पेक्ट नहीं दिया, इसने मेरे को मान सम्मान नहीं दिया, इसने मुझे नमस्ते नहीं की, इसने मुझे गुरुजी नहीं कहा, वो फिर वो चीजें खराब कर देगा। ये मन में रखता है, मुंह में नहीं भी बोलेगा, मुंह पे नहीं भी बोलेगा तो भी रख। तो इसका मतलब ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचने में रुकावट पैदा होगी। अब वो साधु तो है पर ब्रह्म ज्ञानी साधु नहीं है, तख्त पे तो बैठा है पर ब्रह्म ज्ञानी नहीं है।
तो ये अंतर आ जाता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। चलिए मिलते हैं व्हाट्सएप पे। थैंक यू। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने लिखा आज भी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग लिखी। नमस्कार एक बात बता देते। हाँ, सर क्या मेरा क्वेश्चन रह बताइए? गया। कौन रह गया? हाँ बताइए गायत्री जी, बोली। गायत्री सर, मैंने पूछा था आपसे कि 5वें में सूर्य बैठा है और हाँ। 10वें घर में शनि और जुपिटर है, तो उसका क्या है, हाँ। क्या स्थिति रहेगी धन की? पहली बात तो शनि और बृहस्पति दोनों सूर्य को टक्कर मार रही हैं। सूर्य तो पीड़ित हो गया शनि की टक्कर से। लाल किताब का नियम है, लाल किताब का नियम है, अगर 10वें में कोई ग्रह बैठेगा तो वो अपने से 8वें स्थान पर बैठे हुए ग्रह को टक्कर मारेगा। तो 8वां स्थान पंचम भाव, तो शनि भी टक्कर मार रहा है और बृहस्पति भी सूर्य को टक्कर मार रहा है, तो सूर्य पीड़ित हो गया। तो उसको तो टक्कर ये लग खालिश नहीं है, इसको धन की स्थिति इनकी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी। मैं तो गायत्री जी, आपने सुना ही नहीं दिया लगता है आपको, मैंने यही बताया। आवाज चली गई थी सर बीच में। अभी आ रही है आवाज? ठीक है सर, आ रही है? अब आ रही है सर, अब ठीक आ रही है। मैंने यही बताया जो आप कह रहे हो। ठीक है सर, थैंक यू। सूर्य को शनि भी डेंट मार रहा है और गुरु भी डेंट मार रहा है। अभी तक तो हम ये पढ़ते हैं ना, सूर्य को मदद मिलती है गुरु की, पर यहाँ उल्टा गुरु डेंट मार रहा है, शनि भी डेंट मार रहा है सूर्य को, तो सूर्य तो पीड़ित है यहाँ पर। देखा लाल किताब कितना आसान कर देती है। नियम फंस जाते कि सूर्य सबग्रही है, पंचम भाव में बैठा है, ये है वो है। तुरंत मैंने बिल्कुल नहीं कहा अच्छा है, दोबारा वीडियो में सुन लेना, मैंने यही कहा कि ये बेकार हाँ जी सर, अब आ गया दोबारा मामला गड़बड़ हो थैंक गया यू ये। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, ओके।